नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, कल हमने भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने हिमालय को पढ़ा था। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, उनके बारे में जाना था। सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय पर चर्चा की थी। उसके पश्चात हमने हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, जो नदियों के आधार पर है, उसका भी हमने वर्णन किया था कि हिमालय जो है प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर, नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। प्रमुख रूप से 5 नदियां जो है हिमालय को अलग अलग डिवाइडेशन करती है। यहां तक हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। अब हिमालय के बारे में जो कुछ उसकी विशेषताएं हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं हिमालय और उसकी विशेषताओं पर। हिमालय की विशेषताएं, हिमालय की विशेषताएं। दोस्तों, चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो हम पिछले वीडियो के अंतर्गत थी उनको रिपीट करते हुए और आज के विषय से, इस सब्जेक्ट से, इस अध्याय से जोड़ते हुए, संबंधित करते हुए चलेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है भारत का, उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है वह निर्माण के समय हिमालय से पहले बना, इसीलिए वह हिमालय से अधिक क्या है, प्राचीन है। यह चीज हमने पढ़ी। हमने ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियों को पढ़ा था। पहली जो श्रेणी है भारत में सबसे उत्तर में है, वो हमने पढ़ी काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के दक्षिण में हमने पढ़ा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण में हमने पढ़ा जास्कर श्रेणी। जास्कर के दक्षिण में हमने पढ़ा पीर पंजाल श्रेणी, जो सर्वोच्च हिमालय के अंतर्गत आती है। और उसके दक्षिण में हमने पढ़ा धौलाधार श्रेणी। ये जो 3 श्रेणियां हैं, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय का भाग है। ये तीनों श्रेणियां जो हैं वो ट्रांस हिमालय का भाग है और ये जो श्रेणियां हैं ये हिमालय का भाग है। हिमालय का भाग है, उसके अंतर्गत आती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने हिमालय के वर्गीकरण के आधार पर पढ़ा कि सर्वोच्च हिमालय जो है वो सबसे ऊंचा है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय के दक्षिण में हमने पढ़ा कि मध्य या लघु हिमालय है। भारत में सर्वाधिक जो पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखता है वो मध्य हिमालय रखता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी क्या है, लाभदायक है। विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे पर्वतीय हिल स्टेशन है वो लगभग मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा दक्षिणी वाला जो हिमालय का सबसे दक्षिणी प्रदेश है, जिसे हम शिवालिक हिमालय नाम देते हैं, उसके बारे में पढ़ा। और शिवालिक हिमालय के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्रमबद्ध नहीं है, कटा फटा है और इसमें गैप अधिक हैं। शिवालिक हिमालय को हमने अलग अलग नामों से जाना और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनको अलग पढ़ा, जिनमें हमने पटकाई, बूम, नागा, मिजो और मणि, ये पहाड़ियां हमने पढ़ी थी। जबकि जो शिवालिक का भाग अरुणाचल में है उसे हमने डाफला, अबोर, मिरी, मिसमी आदि नाम से जाना था। पिछले वीडियो के अंतर्गत ये बातें आप अब तक पढ़ चुके हो। आज हम हिमालय की जो विशेषताएं हैं उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर कोई चीज है वो आपने नहीं देखी तो पिछले वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं। आज हम हिमालय की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इस पहले भौतिक प्रदेश को कंप्लीट करते हुए और दूसरे भौतिक प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान पर भी समय मिला तो चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने हिमालय की विशेषताओं को। तो हिमालय की विशेषताओं के अंतर्गत अपने देखें दोस्तों, तो अपने अभी तक जो बात की थी वो हिमालय और उसके जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर बात की थी। आज हम हिमालय की क्या विशेषताएं हैं, भारत के संदर्भ में हिमालय का क्या महत्व है, उस आदि पर चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हिमालय की जो पहली विशेषता है वो हिमालय भारत को एशिया से अलग करते हुए, एशिया महाद्वीप से अलग करते हुए एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। अतः भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा दी जाती है। इसको आप गौर से पढ़ें कि क्या मतलब है इसका। अगर आपने ये बात गौर से पढ़ ली कि हिमालय भारत को एशिया महाद्वीप से अलग स्थिति प्रदान करते हुए एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, अतः भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब क्या है, अब अपने उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किस तरह एक विशिष्ट अलग भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है, अपने उस पर बात करते हैं। कभी भी आपने ग्लोब में भारत को अगर देखा है तो आप जो इसका नक्शा है, जो इसकी आकृति है, उस आधार पर तुरंत पहचान लेते हैं इसे। अब दोस्तों देखिए, विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, तो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं विश्व में। कोई भी महाद्वीप जो है उसकी अपनी एक विशिष्ट भौगोलिक संरचना और पहचान है। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पढ़ते हो आप, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ते हो आप, यूरोप के बारे में पढ़ते हो आप, एशिया के बारे में पढ़ते हो आप, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हो। ये सभी जो महाद्वीप हैं, ये अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हो। ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है यूरोप, ये है दोस्तों अफ्रीका, ए लिख रहा हूं मैं, ये है दोस्तों एशिया, ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि बहुत बार हम इन चीजों को पढ़ते हैं परंतु उसको समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं उनका रट्टा लगा लेते हैं हमने। क्यों संज्ञा दी जाती है और क्यों दूसरे देश इसके अंतर्गत आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे अपने। तो दोस्तों देखिए आप कि ये जो भी महाद्वीप हैं, इनको महाद्वीप का दर्जा क्यों मिला है? क्योंकि इसकी एक अलग पहचान है भूगोल के अंतर्गत। उत्तरी अमेरिका, पता चला ये उत्तरी अमेरिका है, क्योंकि जो हम समुद्र तल है, जो समुद्र है, महासागर है, उन महासागरों के द्वारा उनके मध्य में स्थित द्वीप हैं ये। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप की एक अलग पहचान है, एशिया की एक अलग पहचान है, उसी तरह अफ्रीका और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एक अलग पहचान है। हम इनको देखते ही महाद्वीप के बारे में पता चल जाता है। ये इनकी पहचान किस वजह से है? इनकी एक विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण हम इनको पहचान पाते हैं। जैसे भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, तो देश किसका है? एशिया महाद्वीप का देश है। हम यहां चर्चा किस बात पर कर रहे हैं कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है
कि भारत जो है उसको उत्तर से पूर्व की ओर फैला है हिमालय, जो इसको एशिया महाद्वीप से अलग करता है उत्तर से। इसके पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की तरफ फैला हुआ है हिंद महासागर, जो इसके चरण धोता है। इसके पूर्व में है अराकान योमा पर्वत म्यांमार में। अराकान योमा जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, म्यांमार में है, ये हिमालय का ही भाग है। इसके पश्चिम की तरफ है हिंदू कुश सुलेमान पर्वतमालाएं, हिंदू कुश सुलेमान पर्वतमालाएं। ये सभी चीजें जो हैं वो ये बताती हैं कि इसके मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या है, भारत है। अर्थात हिमालय, हिंद महासागर, पूर्व में अराकान योमा पर्वत और पश्चिम में हिंदूकुश सुलेमान आदि पर्वत श्रृंखलाएं इसे शेष एशिया से अलग करती हैं। और जो महाद्वीप से अलग हटकर जो भाग होता है उसे कहते हैं उपमहाद्वीप। अर्थात इसकी परिभाषा क्या बनी कि भौगोलिक दृष्टि से ऐसा क्षेत्र जो अपनी एक विशिष्ट पहचान व विशिष्ट संरचना को रखता हो उसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जैसे हमने पढ़ा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कितने हैं? शामिल देश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल जो देश हैं वो है दोस्तों 5। भारतीय उपमहाद्वीप में किन देशों को शामिल किया जाता है? मुख्यतः 5 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें आप देखिए पाकिस्तान, पहला देश है पाकिस्तान। इस तरह सीमा लगती है भारत के साथ, यह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। उसके बाद हम बात करें नेपाल, नेपाल। इसके बाद हम बात करें भूटान। इसके बाद हम बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश। और दोस्तों बात करें अपने तो अफगानिस्तान, और अपने बात करें तो अफगानिस्तान। कई किताबों में अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है, परंतु मुख्य बात करें, मुख्य 5 में शामिल बात करें तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, मुख्य रूप से तो इन 5 को ही शामिल किया जाता है। परंतु कई बार क्या होता है कि जैसे अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव को भी इस समूह में शामिल किया जाता है। परंतु आपसे पूछे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कितने हैं, आपको उत्तर देना है 5। सही मायने में जो भारतीय भूमि का हिस्सा रह चुके हैं, तो भारतीय भूमि का हिस्सा उसी का ही जो भाग है वो कितने हैं, तो 5 ही हैं। आपको बात आशा करता हूं समझ आ गई होगी कि उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। अब हम बात करें तो यह उपमहाद्वीप की संज्ञा इसे किस वजह से दी जाती है कि भारत के इस उत्तर पूर्व की तरफ क्या फैला है, हिमालय फैला है, और इस हिमालय की वजह से भारत को एक विशिष्ट आकृति प्रदान करता है, शेष एशिया से अलग करता है। तो पहला काम हमने यह किया, हिमालय की पहली विशेषता। दूसरी जो विशेषता है वो है मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करवाता है, वर्षा करवाता है। दोस्तों जब भी हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक प्रदेश के बाद में वो जलवायु है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है
दक्षिण पश्चिम मानसून, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है। इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा पश्चिम की तरफ और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी शाखा। जब ये दोनों शाखाएं जो हैं ये भारत में वर्षा हेतु ये मानसून प्रवेश करता है, तो इन दोनों ही शाखाओं का जो मिलन स्थल है वो है उत्तर का विशाल मैदान। यानी वर्तमान यूपी, पंजाब, हरियाणा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र के अंदर ये दोनों अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा आपस में मिल जाती हैं और ये उत्तर में किससे टकराती हैं? हिमालय से टकराती हैं और यहां खूब वर्षा करती है। जो हमने कल पहाड़ियां पढ़ी थी पूर्वांचल की, जिनके अंतर्गत हमने पढ़ा था पटकाई बूम, नागा, मिजो और मणि। जो हमने 4 प्रकार की पहाड़ियां पढ़ी थी, मैं लिख देता हूं यहां, पटकाई बूम, नागा, मणि और मिजो। जो ये पहाड़ियां पढ़ी, ये पहाड़ियां भी क्या है, पूर्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। इस कारण जो विश्व में हॉटस्पॉट हैं, जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं, जैव विविधता, विश्व के जो जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं 36, उनके अंतर्गत भारत के कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है? तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत। और पूर्वोत्तर की हम बात करें तो पूर्वोत्तर में कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है? तो नागा पहाड़ियों को शामिल किया जाता है मुख्य रूप से। जैव विविधता, अधिक जैव विविधता युक्त क्षेत्र है कि यहां इन पहाड़ियों के कारण अधिक वर्षा होती है। तो मानसूनी पवनों को हिमालय क्या करता है? रोकता है। रोकने के कारण जब ये मानसूनी पवनें हिमालय से टकराती हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या करती है? खूब वर्षा करती है। जो उत्तर भारत में अपने नदियां पढ़ेंगे तो उन नदियों का नेक्स्ट अपने करते हैं, जो उद्गम का मुख्य स्रोत है वो क्या है? हिमालय है। नदियों का उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत। आप देखिए, जो आप नदियां पढ़ेंगे उन नदियों के अंतर्गत आप मुख्य रूप से देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है जिसमें अंतर्गत सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां कौन सी? रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, ये नदियां। इधर हम बात करें तो गंगा और उसकी सहायक यमुना, घाघरा, घाघरा को अपने बोल देते हैं सरयू, गंडक, गंडक को ही बोला जाता है दोस्तों सदा नीरा, कोसी, महानंदा। उसके बाद बात करें ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, तदांग, लोहित, मेघना, पद्मा। तो ये जो नदियां हैं मुख्य रूप से, ये मैंने मुख्य नदियों की बात की है। ये नदियां, इन सब नदियों का उद्गम जो स्रोत है वो क्या है दोस्तों? तो इन सब नदियों का उद्गम स्रोत है हिमालय। इन सब नदियों का उद्गम स्रोत क्या है? हिमालय। तो भारत में, उत्तर भारत में नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत है हिमालय की जो नदियां हैं वो अरब सागरीय प्रवाह क्रम की भी हैं और हिमालय की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की भी हैं, उधर भी जाती हैं। दोनों ही श्रेणियों में इसकी नदियां जाती हैं। तो इन नदियों के उद्गम का भी ये क्या है? प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट जो हम बात करें कि जो हिमालय की नदियां हैं, हिमालय की नदियां, इनका किस दृष्टि से उपयोग अधिक है? तो हिमालय की जो नदियां हैं इनका अधिकतर उपयोग होता है कृषि कार्यों में, कृषि
कार्यों में। हिमालय की नदियों का अधिकतर उपयोग क्या होता है? कृषि कार्यों में होता है। और कृषि कार्यों में इनका उपयोग अधिकतर होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों कि हिमालय के जो दक्षिण में क्या फैला हुआ है? तो हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। इस तरह ये पश्चिम में पंजाब से लेकर हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और गुजरात का, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। तो हिमालय की नदियां इस उत्तर के विशाल मैदान में क्या करती हैं? सिंचाई का कार्य करती हैं। तो मुख्य रूप से हिमालय के अंदर जो नदियां उद्गम होती हैं उनका कार्य सबसे ज्यादा क्या है? कृषि कार्यों में प्रयोग लिया जाता है। जबकि जब हम दक्षिण भारत में नदियां करेंगे, दक्षिण भारत में जैसे नदियों का प्रमुख उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट, तो यहां दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख, उनका अधिकतर उपयोग विद्युत कार्यों में किया जाता है। विद्युत कार्यों में यानी पन विद्युत में। पानी से बिजली अधिक कहां बनती है? तो दक्षिण भारत में पानी से बिजली क्या बनती है? अधिक बनाई जाती है। जबकि उत्तर भारत की नदियां कृषि कार्यों में अधिक प्रयुक्त की जाती हैं। तो यह बात आपको पता चली। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ठंडी साइबेरियन हवाओं से हमारी रक्षा करता है। हवाओं से रक्षा करता है। दोस्तों अगर हम बात करें साइबेरिया, तो साइबेरिया रूस का क्षेत्र है जो उत्तरी ध्रुव के क्या है? नजदीक पड़ता है। ये हमारे है इधर हिमालय। और रूस की बात करें तो भारत के और उत्तर में है, अर्थात उत्तर से आप समझ जाना। तो जब उत्तरी जो ध्रुव है आर्कटिक ध्रुव, उसके नजदीक रूस होने के कारण वहां की जो हवाएं हैं, जब वो हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, जहां तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब होगा कम। इसीलिए जो मानसूनी पवनें होती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो निम्न वायुदाब भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, तो उन हवाओं को भारत में प्रवेश से कौन रोकता है? तो उन हवाओं को भारत में प्रवेश से रोकता है हिमालय। उन हवाओं को जब प्रवेश से रोक लेता है तो इस हिमालय क्षेत्र के अंदर ही वो क्या करती है? बर्फ जमाती है। और ये जो इन ठंडी पवनों को भारत में इधर इस तरफ पहुंचने नहीं देता, अर्थात भारत की जो उत्तरी पूर्वी सीमा है उसका प्रहरी कौन है? तो उत्तरी पूर्वी सीमा का प्रहरी है हिमालय। अगर हिमालय नहीं होता तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक भी बर्फ जमती। तो अर्थात साइबेरियन ठंडी जो बर्फीली हवाएं हैं उनसे भारत की रक्षा कौन करती है? तो उनसे रक्षा करने वाली पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला। नेक्स्ट अगर हम विशेषताओं की बात करें हिमालय की, तो आप देखेंगे कि जो भारत में पर्वतीय पर्यटन स्थल है, पर्वतीय पर्यटन स्थल, उनका मुख्य केंद्र जो है वो क्या है? हिमालय है। हम अगर बात करें गुलमर्ग की, सोनमर्ग की, श्रीनगर की, मंडी, धर्मशाला, लेह, लद्दाख, हम बात करें ऋषिकेश की, हरिद्वार की, हम बात करें दार्जिलिंग की, ये तमाम जो वो शहर जो घूमने लायक हैं, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर, ये सब के सब कहां हैं? तो उत्तर भारत का प्रमुख पर्वतीय हिल स्टेशन क्या है? हिमालय है। अर्थात कि आर्थिक रूप से भी भारत को सक्षम करता है कि पर्वतीय स्थल है तो वहां विभिन्न प्रकार के पर्यटक आते हैं, और पर्यटक आते हैं तो भारत को क्या होगी? आय। तो आर्थिक दृष्टि से भी हमारे लिए क्या है? लाभदायक है हिमालय। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के पर्वतीय पर्यटन स्थल की, तो दक्षिण भारत में प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल है ऊटी, उटक मंडलम, जो क्या है कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु।
अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में मुख्य पर्वतीय पर्यटन स्थल है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो उत्तर भारत में जो ज्यादातर पर्वतीय पर्यटन स्थल हैं वो कहां पर हैं? तो ये हैं हिमालय के अंतर्गत, और जिनके नाम मैंने आपको बताए। जो दक्षिण भारत में प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल है वो है ऊटी, तमिलनाडु में है, जिसको पहले उटक मंडलम कहा जाता था। जो मध्य भारत में पर्वतीय पर्यटन स्थल है वो है पंचमढ़ी, जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो पर्यटन की दृष्टि से या पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से भी हमारे लिए क्या है, हिमालय लाभदायक है। तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। इसके बाद हम बात करें इसके अलावा अगर बात करें तो धार्मिक दृष्टि से भी हिमालय की, धार्मिक दृष्टि से भी हिमालय की मान्यता है, हिमालय की मान्यता है। देखिए दोस्तों, जो हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जिनके अंतर्गत हम बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, वैष्णो माता आदि ऐसे जो भी धार्मिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पर्वतीय स्थल हैं, वो धार्मिक स्थल जो हैं वो भी कहां पर बसे हुए हैं, हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से धार्मिक रूप से भी हिमालय हमारे लिए क्या है, पूजनीय है, हमारे लिए श्रद्धेय है। हिमालय जो है, इसका जो प्राचीन जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत जैसे हम वेद की बात करें तो वेदों में हिमालय की केवल एक ही चोटी का उल्लेख मिलता है। उस चोटी का नाम है मूंजवत चोटी, मूंजवत चोटी का उल्लेख मिलता है वेदों में हिमालय की। और जबकि जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनका भी उल्लेख मिलता है, केवल व्यास को अगर हम छोड़ दें, विपाशा उसको छोड़कर बाकी इसकी सभी नदियों का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसके अलावा एक सूक्त और है उसमें नदी सूक्त। उस नदी सूक्त के अंतर्गत जो मुख्य रूप से लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, और कुल वेदों की बात करें तो उसमें लगभग 33 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो धार्मिक दृष्टि से भी हिमालय का हमारे लिए क्या है, महत्व है। तो दोस्तों, हमने हिमालय के बारे में जो भी संपूर्ण जानकारी थी उसको हमने इकट्ठा किया, तो हिमालय की हमने विशेषताओं को पढ़ा। कल जो है हम हिमालय के दर्रों को पढ़ेंगे और हिमालय की जो प्रमुख ऊंची चोटियां हैं उनका एक ही वीडियो में अलग से क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, ताकि आपको सब एक साथ दिखाई दे। सभी चोटियों के बारे में हम पता करेंगे कि कौन सी चोटी कौन सी श्रेणी में स्थित है और कौन कौन से दर्रे किन किन स्थानों को जोड़ते हैं और उनका आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो धन्यवाद दोस्तों। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें, कोई सुझाव है तो दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।